हेलो एवरीवन, ईवर्धम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ईवर्धम एजुकेशन आपका अपना डिजिटल शिक्षा साथी, जिसका मिशन है हर क्लास स्मार्ट क्लास। मैं एस के शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स कोच, आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से। तो बेटे, हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हमने कवर कर लिया था, जिसमें गति से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी बेसिक फंडामेंटल चीजें थी, जैसे स्थिति क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होता है, गति कितने टाइप की होती है, गति कितने प्रकार की होती है, ये सब हमने वहां पर कवर कर लिया था। स्थिर अवस्था का क्या मतलब होता है, गतिज अवस्था का क्या मतलब होता है, कोई वस्तु किसी ऑब्जर्वर को, किसी प्रेक्षक को रेस्ट पे दिखाई दे सकती है, तो किसी दूसरे प्रेक्षक को वो गतिमान भी दिखाई दे सकती है। इन छोटे छोटे फंडामेंटल्स को हमने क्लियर कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं बेटे। आज के टॉपिक में कवर करेंगे दूरी एवं विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनमें से पहला है बेटे दूरी एवं विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, उन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। दूसरा है दूरी एवं विस्थापन में अंदर, एक टेबुलर फॉर्म में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में 2 या 3 अंतर लिखिए, तो आपको ये आना चाहिए, आगे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे कवर करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि बिना एग्जांपल के फिजिक्स समझ में नहीं आती है। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं तो समझ लो आपकी फिजिक्स वीक है बेटे। तो न्यूमेरिकल को समझना बहुत जरूरी होता है। और चौथे नंबर पे वही हम हर क्लास में एक सीपीपी करते हैं, जिसका नाम है क्रॉस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपके लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करती है। क्लियर है बेटे? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई दूरी क्या होती है। पहला टॉपिक है दूरी। एग्जाम में पूछे कि दूरी या डिस्टेंस क्या होती है तो उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे बेटे? आपको एग्जाम में भी ऐसे ही समझाना होता है। मान लो दूरी की परिभाषा पूछी तो ऐसे हेडिंग डालें दूरी या परिभाषा, इस टाइप से उसको डिफाइन किया जाता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी। ठीक है बेटे, तो परिभाषा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है बेटे? दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। मान लो आप घर से निकल के अपने स्कूल जाते हो, तो क्या सीधे रोड पे जाते हो? क्या आप इधर उधर जिगजैग पता नहीं कहां किस किस गली में से होकर निकल के जाते हैं? तो आप ये देख लो आपकी बाइक का जो कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, बाइक की गाड़ी के अंदर आपके मीटर के अंदर कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, तो वो क्या दिखाता है बेटे? वो डिस्टेंस या दूरी को ही बताता है। क्लियर है बेटे? मान लो 10 किलोमीटर चले बाइक से, घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर चले आप, तो 10 किलोमीटर क्या है बेटे? 10 किलोमीटर आपकी दूरी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है, चाहे वस्तु किसी भी दिशा में गतिमान हो। यहां पर दिशा का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि बेटा जो आपकी दूरी होती है वो अदिश राशि है, इसमें हम दिशा की बात नहीं करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति ए पर खड़ा हुआ है, यहां से चल के वो अपनी अंतिम स्थिति बी तक पहुंच जाता है। वो मान लेते हैं इस रास्ते से जाता है, ये इसका रास्ता है भाई। ठीक है, कोई भी जिगजैग पाथ हो सकता है, वो इस रास्ते से गया तो ये इसका एक्चुअल पाथ है बेटे। यहां से मोशन स्टार्ट की थी उसने और ये यहां पहुंच गया बी तक, ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंच गया। तो ये जो इसका पाथ लेंथ है ये क्या कहलाती है बेटे? यही आपकी डिस्टेंस कहलाती है या दूरी कहलाती है। क्लियर है बेटे? डिस्टेंस या इसको क्या बोलते हैं बेटे हिंदी में? दूरी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो एक्चुअल पाथ लेंथ इसको मेजर कर लो, आपकी दूरी कहलाती है। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश नाम से पता चल रहा है, ए प्लस दिश, जिसमें दिशा नहीं होती है। अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है। अर्थात दूरी में केवल परिमाण होता है। अब परिमाण में आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कैसे परिमाण। मान लो आपकी दूरी एस इक्वल टू कितनी है बेटे? 10 मीटर है, तो 10 मीटर क्या कहलाएगा बेटे? इसका परिमाण कहलाएगा। और मीटर क्या कहलाएगी बेटे? इसकी इकाई या यूनिट कहलाती है। क्लियर है?
तो दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात दूरी में केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखें बेटे, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये हमेशा याद रखना है, आपसे कोई भी स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकता है कि दूरी के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो जितने भी मैं स्टेटमेंट लिखता हूं ये सारे किसी न किसी क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। ठीक है बेटे, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। देखो इस टॉपिक में कवर करते हैं। दूरी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो दूरी या तो क्या हो सकती है बेटे, धनात्मक हो सकती है, क्या बिल्कुल हो सकती है, दूरी धनात्मक ही होती है। ये किसके लिए होता है, जब भी वस्तु गतिमान अवस्था में होता है या मूविंग बॉडी के लिए हमेशा दूरी का मान क्या होता है बेटे, पॉजिटिव ही लिया जाता है, कभी नेगेटिव नहीं लेंगे। दूसरा, दूरी का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 कब हो सकता है, जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो या रेस्ट में हो, तभी वस्तु कहां रह सकती है बेटे, उसकी दूरी का मान 0 हो सकता है। कभी भी गतिमान या मूविंग गाड़ी के लिए, मूविंग वस्तु के लिए कभी भी दूरी का मान 0 नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ बेटे, नेवर नेवर भी नेगेटिव, मतलब कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये पॉइंट भी आपका क्या है बेटे, एकदम परफेक्ट है। तो ध्यान रखना बेटे, दूरी एक अदिश राशि है जिसके पास केवल और केवल क्या होता है बेटे, परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तुम किसी भी दिशा में चले जाओ दूरी तो ऐड होती ही रहेगी। दूरी कभी समय के साथ कम नहीं होती है, दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती जाती है बेटे, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटे, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटे, मात्रक देखें, मात्रक इसके होते हैं बेटे तीन मात्रक आपको याद रखने। पहले दो आपको सबसे ज्यादा काम आते हैं। पहला है एमकेएस, या इसको बोलते हैं बेटे हम एसआई मात्रक। क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक बोल सकते हैं बेटे। ये मीटर होता है, याद रखना है। एसआई या इसको एमकेएस भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटे, मीटर। सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस इकाई जो होती है उसको सेंटीमीटर में लिखा जाता है। सेंटीमीटर सारे बच्चे जानते हैं पहले से, सेंटीमीटर मीटर में और किलोमीटर में यूनिट्स को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को। एफपीएस, एफपीएस में एफ का मतलब होता है बेटे फुट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटे, फुट में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इस टाइप से फुट बनाते कि नहीं बनाते, वो वाला फुट। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, आपके जो यूनिट सिस्टम होते हैं, जो इकाई तंत्र होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको एमकेएस बोलते हैं, दूसरा होता है उसको हम सीजीएस बोलते हैं बेटे, और जो तीसरा होता है उसको एफपीएस बोलते हैं। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। सारे बच्चे अपने पेपर में लिखेंगे बेटे, कॉपी में नोट कर लेंगे, इस टाइप से डायग्राम बना लीजिए आप। एम का मतलब होता है मीटर, इसमें लेंथ को या दूरी को मीटर में मेजर करते हैं। के का मतलब होता है बेटे, के का मतलब होता है केजी, मास को इसमें किलोग्राम में मेजर करते हैं। एस का मतलब होता है सेकेंड, इसमें टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। क्लियर है बेटे? दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, मतलब इसमें दूरी को किसमें मेजर करते हैं बेटे, लेंथ को सेंटीमीटर मेजर करते हैं। जी का मतलब होता है बेटे ग्राम, इसमें द्रव्यमान को किसमें मेजर करते हैं बेटे, ग्राम में मेजर करते हैं। और एस का मतलब यहाँ पर सेकंड ही होता है बेटे। क्लियर है, सेकंड में मेजर करते हैं। एफपीएस के अंदर क्या होता है, एफपीएस के अंदर एफ का मतलब होता है बेटा फुट, पता है इसमें लेंथ को हमेशा फुट में मेजर करते हैं। और पी का मतलब होता है बेटे पाउंड, पाउंड का मतलब मास को पाउंड में क्या करते हैं बेटे, पाउंड, सॉरी कितने पाउंड का केक है, कितने पाउंड का केक है, उसमें हम मेजर करते हैं फुट पाउंड सेकंड, पाउंड में मास को भी मेजर करते हैं। और एस का मतलब क्या होता है बेटे, वही सेकंड, इसमें भी टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो 3 तो यूनिट सिस्टम हो गए, एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस, और तीसरा होता है एफपीएस। एक चौथा सिस्टम और होता है जिसको बोलते हैं बेटे एसआई सिस्टम, नंबर 4। तो देखो बेटे ध्यान रखना, सारे एमकेएस यूनिट जो होते हैं वो एसआई के अंदर ही आते हैं, लेकिन सारे एसआई एमकेएस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका एमकेएस और एसआई दोनों सेम होते हैं, उसका नाम क्या है बेटे,
मीटर। सारे एम के एस आई के अंदर ही आते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एम के की जगह पर एस आई भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटे? छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे आपसे जा सकते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। दो स्थिर बिंदुओं को बेटा हमेशा याद रखना, जब भी हम विस्थापन की बात करते हैं आपको दो बिंदु फिक्स करने पड़ेंगे। जब तक दो बिंदु इनिशियल या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु आपका फिक्स नहीं होगा आप विस्थापन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो दो स्थिर बिंदु जो हिलने नहीं चाहिए, एक जगह फिक्स होनी चाहिए। जैसे जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस, तो जयपुर फिक्स है और दिल्ली भी फिक्स है, हिलती थोड़ी है, इनकी डिस्टेंस बदलती है क्या बेटे? कभी नहीं बदलती है, ये ध्यान रखना। दो स्थिर बिंदुओं के मध्य वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, मतलब इसमें दिशा होती होगी बेटे, निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है या कहलाती है। क्लियर है? कैसे देखो बेटे, ये आपका प्रारंभिक स्थिति है, मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ था, ये आप उस व्यक्ति की अंतिम स्थिति है। अब ये दो तरीके जा सकता है, एक तो ऐसे सीधा जा सकता है यूं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जाने के ए से बी तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो एक तो मैं ए से बी सीधा चला गया, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी, क्योंकि इससे कम दूरी पॉसिबल है क्या कोई? बेटे इस ए बी से कम दूरी पॉसिबल नहीं है। तो ए बी क्या कहलाता है बेटे? ए बी आपका इस व्यक्ति का या वस्तु का क्या कहलाएगा बेटे? विस्थापन कहलाएगा। क्या आपको समझ आ गया? अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति स्टेप से जाता है तो ये क्या कहलाएगा बेटे बताओ? ये इसकी ये दूरी कहलाती है। क्या आपको समझ आ गया? तो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में विस्थापन के कितने मान संभव हैं? केवल एक मान संभव है। लेकिन दूरी के कितने मान संभव है? दूरी के तो एक से ज्यादा मान भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बेटे? अरे भाई अपना जाने का तरीका है, मैं इस रास्ते से चला गया, मान लो मैं इस रास्ते से चला गया, ये लो एक दूसरा रास्ता हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी बेटे? दूरी का मान बदल गया। मान लो मेरा मूड बदल गया, मैं इधर से चला गया, तो ये भी क्या है बेटे? ये भी एक अलग दूरी, तब इसमें भी अलग दूरी ट्रेवल करूंगा कि नहीं करूंगा? तो बेटे हमेशा याद रखना, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य दूरी के क्या होते हैं? एक से अधिक मान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन का केवल और केवल क्या होता है? एक ही मान होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है बेटे। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। विस्थापन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है बेटा? विस्थापन एक सदिश राशि है, स प्लस दिश, जिसमें दिशा होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है बेटा? इसके अंदर दिशा भी होती है, इसलिए इसको सदिश राशि बोलते हैं। अब सर एक बात बताओ, अगर विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होती है? कोई आपसे पूछे कि विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो परिमाण तो पता चल जाता है कि भाई 10 मीटर 20 मीटर ये परिमाण है आपका, ये मैग्नीट्यूड है। दिशा कैसे पता चलेगी? तो बेटा देखो दिशा कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये आपका स्थिर बिंदु पहला था, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। यहां से कोई बिंदु कोई व्यक्ति बी पॉइंट तक चला जाता है और वो सीधी रेखा में जाता है स्टेप से। क्लियर है बेटे? स्टेप से जा रहा है, देखो यूं यूं आ, तो ये बी तक पहुंच गया स्टेप से। तो विस्थापन की जो दिशा होती है, ध्यान रखना, वो प्रारंभिक बिंदु से हमेशा क्या होती है? अंतिम बिंदु की तरफ होती है। कोई पूछे कि विस्थापन एक सदिश राशि है तो बताइए विस्थापन की दिशा क्या होती है, तो क्या बोलोगे? विस्थापन एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल स्टेज से, इनिशियल पोजीशन से किधर होती है बेटे? फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। जैसे ए इनिशियल है और बी आपका फाइनल है, तो ए से बी होगी। क्लियर है यहां तक? विस्थापन एक सदिश राशि है, अर्थात विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या आपको समझ आ गया बेटे? इतनी सी डेफिनेशन है। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो सर धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, शून्य कब होता है?
ये चीज पढ़ने वाली है। पहली बात तो ये, पहला तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि देखो दूरी का मान तो केवल क्या हो सकता है, धनात्मक। अगर कोई गतिमान वस्तु है तो दूरी हमेशा धनात्मक होती थी। रुकी हुई वस्तु है तो दूरी का मान 0 होता था, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती थी। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है बेटे, इसको अगली स्लाइड पे समझने वाले हैं कि कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है, कब 0 होता है। पहले इसके मात्रक पढ़ लेते हैं। इसके मात्रक भी वही होते हैं जो डिस्टेंस के यूज होते हैं बेटे। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वही आपका मीटर। सीजीएस मात्रक, सीजीएस इकाई क्या होती है बेटे, वही सेंटीमीटर। और एफपीएस फुट पाउंड सेकंड के अंदर इसकी जो पहला वाला लेटर होता है ये फुट, ये डिस्टेंस की ही यूनिट होती है। इसको फुट में मेजर करते हैं डिस्टेंस, सब जानते हैं बच्चे घरों में, फुट का बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं। क्लियर है बेटे यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रखा है, मान लेते हैं, देखो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका घर है और ये आपका क्या है बेटे, स्कूल है। सुबह पहले जब आपके घर पे बस आती है तो बस से क्या जाते हैं बच्चे, स्कूल की तरफ जाते हैं। मान लेते हैं स्कूल के यहां से बस में बैठते हैं, घर पे यहां से बस में बच्चा बैठता है इस पॉइंट से। ये कहलाएगा बेटा इसका इनिशियल पॉइंट। क्या कहलाएगा बेटा, ये इनिशियल पोजीशन बोल दूं या पॉइंट बोल सकता हूं बेटे, हिंदी में बोलते हैं बेटे इसको प्रारंभिक बिंदु। यहां से कोई व्यक्ति बस के द्वारा कैसे आएगा, देखो बस यहां से जाएगी इस रास्ते से, ये बस का रास्ता दिखा रखा है, ये देखो ये बस का रास्ता है भाई। ठीक है, यहां तक पहुंचे, गेट पे बस उतार के आपको चली जाएगी। अरे ऐसा ही तो होता है जब आप स्कूल जाते हो, घर से बस उठाती है आपको, इस टाइप से घूम के जाती है, बाकी बच्चों को भी वो पकड़ती है, बाकी बच्चों को लेती हुई जाती है और स्कूल में आपको छोड़ देती है। तो देखो इसको मान ले यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट मान लो 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये 10 किलोमीटर क्या कहलाएगी आपकी बेटे, 10 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस कहलाती है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ की लेंथ है। क्लियर है बेटा? गाड़ी में मीटर लगा होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या करता है, ऑडोमीटर पथ की वास्तविक लंबाई को मेजर करता है कि इस कार ने या बस ने कितनी दूरी तय की। ये हमेशा याद रखना, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि दूरी को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। उस यंत्र का नाम क्या है, उसका नाम है ऑडोमीटर। जैसे स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं गाड़ियों में स्पीडोमीटर, वैसे ही दूरी को मेजर करने के लिए, दूरी को मापने के लिए क्या यूज करते हैं गाड़ियों में बेटे, हम ऑडोमीटर यूज करते हैं। यह आपको याद रखना है। ये है आपकी वास्तविक लंबाई, ये दूरी है। अब मान लेते हैं कोई बंदा यहां से उड़ के और यहां सीधा चला जाता है, यूं इस टाइप से, यूं चला जाता है, सीधा घर पहुंच जाएगा और जल्दी भी पहुंच जाएगा बेटा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा बेटे बताओ, यहां से जल्दी पहुंच जाएगा ये, इस टाइप से देखो यूं, इस टाइप से पहुंच जाता है यूं, यहां तक बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएगा भाई। तो ये स्ट्रेट पाथ हो गया इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। ये क्या कहलाता है बेटा आपका, फाइनल पोजीशन। फाइनल बेटा समझ में नहीं आया, कोई चीज दिखती नहीं तो क्लियर आप बोल देंगे, अपना हाथ उठा सकते हैं कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना? तो यहां से लेके यहां तक सीधी दूरी क्या कहलाती है, या न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है बेटे, आपकी दूरी है। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं। विस्थापन के 3 मान संभव हैं, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटे, विस्थापन के 3 मान संभव हैं। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, सर धनात्मक हो सकता है। विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 का मान शून्य भी, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होता है, विस्थापन का मान ऋणात्मक कब को होता है, और 0 कब होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं बेटे। देखें धनात्मक कब होता है, जैसे मान लेते हैं बेटे इसमें हमें क्या दिशा या निर्देश तंत्र को यूज करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आपका प्लस एक्स था, ये आपका माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये आपका माइनस वाई एक्सिस है। और ये आपका क्या होता है बेटे, ये आपका मूल बिंदु होता है। तो जब तक आप रेफरेंस नहीं लेंगे ना तो विस्थापन निकाल सकते हो ना दूरी निकाल सकते हैं।
जब भी हमें मोशन की स्टडी करनी है, कुछ भी पढ़ना है, तो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेफरेंस बिंदु या इसको बोलते हैं प्रेक्षक या निर्देश तंत्र के बिना आप कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहां से चल के और यहां तक चला जाता है, ये पॉइंट ए तक पहुंच गया बेटे, और यह आपका 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, किधर बेटे, प्लस x डायरेक्शन इसकी हो जाएगी बेटे, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर कहलाता है। इसकी दिशा को मैंने प्लस x में जाएगा तो पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर ये व्यक्ति मान लेते हैं बेटे यहां से चल के माइनस x अक्ष की तरफ आ जाता है और यहां पहुंच जाता है बेटे, पॉइंट बी तक पहुंच जाता है, तो ये भी मान लेते हैं आपका 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको 10 नहीं, इस बार क्या माना जाएगा बेटे, माइनस का 10 सेंटीमीटर माना जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आपका जो विस्थापन है वो कितना हो गया बेटे, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है बेटे? तो सुनो बेटे, अगर कहीं लिखा मिल जाए कि किसी विस्थापन का मान -10 सेंटीमीटर है, तो बेटा ध्यान रखना एक छोटी चीज इसमें पूछी जाती है, तो विस्थापन का जो परिमाण होता है वो परिमाण हमेशा धनात्मक या 0 होगा। तो परिमाण तो कितना हो गया बेटे, +10 मीटर होगा, सेंटीमीटर। और इसकी जो दिशा होगी बेटे, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, वो कितनी होगी, वो माइनस का x एक्सिस होगी। क्या आपको समझ आ गया? तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखना बेटे। ठीक है? वो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। दिशा क्या दिखाती है, नेगेटिव क्या दिखाता है, नेगेटिव दिखा रहा है कि -x की तरफ जा रहा है 10 मीटर। क्लियर है बेटे यहां तक? तो धनात्मक क्या होता है, गतिमान वस्तु के लिए धनात्मक हो सकती है बिल्कुल, जब वो +x की तरफ जा रहा हो या +y की तरफ जा रहा हो, तो विस्थापन धनात्मक माना जाता है निर्देश तंत्र के अनुसार। क्लियर है बेटे? आगे की क्लास में जब जाएंगे तो इस निर्देश तंत्र को थोड़ा हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी तक हमें नहीं कर, 10वीं क्लास तक हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है? दूसरा ऋणात्मक क्या होती है, विस्थापन का मान ऋणात्मक भी गतिमान वस्तु के लिए ही होता है। कब होता है, जब वो वस्तु ऋणात्मक अक्ष की तरफ जा रही हो, -x या -y की तरफ जा रही हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या जो विस्थापन है वो ऋणात्मक माना जाता है। और शून्य कब माना जाता है, जब वस्तु अपनी जगह से हिले ही नहीं। वस्तु या तो कहां रहेगी बेटे, स्थिर अवस्था में रहेगी, तो उसका दूरी और विस्थापन दोनों ही 0 है। एक काम और हो सकता है, वस्तु मान लेते हैं यहां से अपनी स्टार्ट करती है मोशन, वापस घूम के यहीं आ जाती है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो जिस जगह से घूम के चल मोशन स्टार्ट होती है, अगर वस्तु घूम के उसी जगह पर वापस आ जाती है तो भी इसका विस्थापन 0 माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो गए बेटे, दोनों आपके एक ही जगह हो गए। क्लियर है? तो विस्थापन के 3 मान होते हैं बेटे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तीनों की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कब विस्थापन को धनात्मक या पॉजिटिव माना जाता है, कब नेगेटिव माना जाता है और कब शून्य माना जाता है। इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं बेटे। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केसेस है, कुछ जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो क्या स्पेशल केसेस में बेटा देखें। दो स्थिर बिंदुओं के मध्य दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन का मान दो स्थिर बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बेटे? देखो, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति थी ए, ये आपकी अंतिम स्थिति थी 2। देखो बेटे, यहां से यहां तक का सीधा तो एक ही रास्ता है, तो देखो तुम इसको, अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर आप चेंज नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, तो विस्थापन की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है बेटे, ये बदलती नहीं है। देखो पथ पर आ गए समझ में, तुम किसी भी रास्ते से चले जाओ आपका विस्थापन तो सीधा ही होगा, विस्थापन का मान ए बी ही रहेगा हमेशा। लेकिन दूरी कितनी हो सकती है, दूरी तो वो यूं भी जा सकता है। देखो ये इधर चला गया, ये दूरी आपकी बनी, ये फर्स्ट पाथ हो गया, इसकी दूरी अलग आएगी। मान लेते हैं आप इस रास्ते से चले जाते हैं, सर मूड बदल गया, रास्ता बदल लिया, ये सेकंड पाथ के लिए दूरी क्या होगी बेटे, अलग हो जाएगी।
मान लेते हैं आपका और मूड बदल गया और आप चले जाते हैं इस रास्ते से, तो देखो बेटे ये भी क्या हो जाएगा, ये एक अलग रास्ता है, थर्ड रास्ता है। तो इन तीनों रास्तों से पथों पर क्या करती है बेटे, सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या होगी, फर्स्ट पथ में सबसे ज्यादा है, देखो सेकंड में थोड़ी कम है लेंथ, थर्ड में और कम है, और ए भी सबसे छोटा है। तो ये तो दूरी के 3 या 3 से ज्यादा मान हो सकते हैं, अनंत मान हो सकते हैं, इन्फिनिटी मान हो सकते हैं बेटे, ये पथ पर निर्भर करती है। लेकिन विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, जब तक आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति नहीं बदली जाएगी तब तक विस्थापन का मान भी नहीं बदलता है। ये आपको याद रखना है बेटे। ऐसे एग्जाम में क्या होता है बेटे, टॉपिक को समझाया जाता है। क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट देखें, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य दूरी के एक से अधिक मान संभव है। क्या आपको समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया होगा बेटा। देखो यहां से यहां तक कितने मान कितने रास्ते हो सकते हैं, ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं भाई। तो अधूरे की अनंत वैल्यू होती है, अनंत मान हो सकते हैं। लेकिन जबकि विस्थापन का केवल और केवल एक मान संभव है। क्या आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट बेटे? ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े बेटे। जैसे मान लो हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, कभी किसी गली से निकल जाते हैं, कभी किसी गली से निकल जाते हैं, कभी और रास्ते चल, कभी बाइक से जाते हैं, कभी बस से जाते हैं, कभी गाड़ी से जाते हैं, तो हमें रास्ता भी चेंज करना पड़ सकता है। कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है रास्ते में तो हमें वो रास्ते को हम चेंज करके चले जाते हैं। तो बेटा दूरी के क्या होते हैं, दो फिक्स बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान संभव है, लेकिन विस्थापन का केवल एक मान संभव है। क्लियर है बेटे यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस और लिखा हुआ है, दूरी का मान विस्थापन के बराबर अथवा अधिक होता है। कैसे? कि सर बराबर कब होता है ये बताओ मुझे तो, और अधिक कब होता है? क्या कभी दूरी का मान विस्थापन से कम हो सकता है क्या? ये हमेशा याद रखना, दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन था क्या, विस्थापन था न्यूनतम दूरी, उससे कम कुछ हो ही नहीं सकता। आ गया समझ में? तो बराबर कब होता है ये देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका ये ए बिंदु है, ये किसी व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु है, या ए, यहां से आप चले जाते हैं बी पॉइंट तक, ए या सीधे जाते हैं सीधी रेखा के अंदर, ए से बी तक पहुंच जाते हैं, ये बी पॉइंट। तो ए से बी तक की सीधी दूरी क्या कहलाती है बेटे, विस्थापन कहलाती है। अब आप जाई सीधी रेखा में रहो बेटे, आपका जो परिमाण है, परिमाण बदल भी सकता है, परिमाण प्लस दिशा मान लेते हैं। दिशा क्या है बेटे, सेम है, सेम बदल नहीं रही है। तो आप एक सीधी रेखा पर गतिशील हैं, बस आप इधर उधर मुड़ना नहीं, एकदम सीधी रेखा में जाते हैं और जाके आगे रुक जाते हैं। ना तो पीछे बैक होना है, ना लेफ्ट राइट जाना है, ना ऊपर नीचे जाना है। एक सीधी रेखा में अगर आप चलते हैं, ध्यान रखना बेटे, अगर आप सीधी रेखा में चलते हैं विदाउट टर्न, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चेंज नहीं करते हैं अपने आप की दिशा को, तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है बेटे, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ये आपको हमेशा याद रखनी है बेटे। क्लियर है? अगर मान लेते हैं आप किसी जिगजैग, अधिक कब होती है बेटे, देखो किसी जिगजैग पाथ पर, मतलब टेढ़े मेढ़े पाथ पर, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु आपका ए है, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, और ये आपका क्या हो गया बेटे, अंतिम बिंदु है। अब इस रास्ते में मान लो आप यहां से यूं गए, इस टाइप से बार बार में जा रहे हैं, तो बताओ आपको क्या लगता है, ए से बी तक जाने पर आप मुड़ गए, इधर उधर दिशा बदल लिया आपने, तो आपकी जो विस्थापन का मान होगा बेटा वो तो ये होगा, ये तो है विस्थापन। देखो विस्थापन छोटा है और दूरी बड़ी है, तो बेटे हमेशा याद रखना ऑन जिगजैग पाथ। क्या बेटे, जिगजैग का मतलब समझते हो, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा पाथ,
हिंदी में थोड़ा लिख लेंगे अच्छे से आप। ऑन जिगजैग पाथ, टेढ़े मेढ़े पाथ पर हमेशा क्या होता है बेटे, दूरी का मान जो होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मान हमेशा क्या होता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। ये हमेशा आपको याद रखना। तो जब तक आप दिशा नहीं बदलते हो, आपकी दूरी और विस्थापन एक समान होते हैं। जैसे ही आपने दिशा बदली, आपकी दूरी हमेशा ज्यादा होती है, विस्थापन छोटा हो जाएगा। क्लियर है बेटे? इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइंड करता हूं तो क्या समझ में आया बेटा? ये स्टार पॉइंट है, याद रखना। यहां पर जो लिखा है मैंने, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूरी का मान ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है बेटे, विस्थापन होता है। आ गया? बराबर कब होता है? सीधी रेखा में, बिना इधर उधर मुड़े, बिना दिशा बदले गति अगर है वस्तु की, तो क्या होगा बेटे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। क्लियर है यहां तक? और अगर आप टेढ़े मेढ़े पथ पे चलते हैं या जिगजैग पाथ पर चलते हैं, तो हमेशा डिस्टेंस, दूरी का मान क्या होता है, विस्थापन से ज्यादा होता है। यह आपको याद रखना है भाई। चलो, एक टेबल फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, तो मैंने 6 अंतर लिखा रखे हैं। 6 की 6 याद रखें, कोई से भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इधर दूरी है, इधर विस्थापन है। देखें बेटे, पहला पॉइंट है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय पथ की वास्तविक लंबाई होती है। बिल्कुल सही है, दूरी वास्तविक लंबाई होती है। दूसरा, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य वस्तु का न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो, आप पूछ सकते हैं बेटे, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, या अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसको ज्ञात करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन को अगर हमें निर्धारित करना हो, विस्थापन का मान देखना हो, तो सबसे पहले निर्देश बिंदु, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, तो उसमें मूल बिंदु लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा भाई, गति कहां से स्टार्ट हो रही है, प्लस एक्स एक्सिस किधर है, माइनस एक्स एक्सिस किधर है, इसको अगर हमें लिखना है, विस्थापन को अच्छे से समझना है, तो हमें निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है। मतलब किस दिशा के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, दिशा की सख्त जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न दिशाओं में तय दूरी सामान्य योग द्वारा ज्ञात की जाती है। सामान्य योग का मतलब होता है बीज गणितीय योग, जिसमें दिशा पिशा नहीं देखी जाती। 10 मीटर प्लस 5 मीटर 15 मीटर होता है। इस टाइप से सीधा योग कर देना है बेटा, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में गतिमान वस्तु के विस्थापन सामान्य योग से नहीं दिया जाते, इसमें सदिश योग का पालन किया जाता है। अब सदिश योग आपके 10वीं क्लास में या 9th क्लास में है नहीं, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे जब साइंस लोगे बेटे। ओके, अभी इतना याद कर लो, ये सदिश योग के नियम का पालन करती है, ये अदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है विस्थापन। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें बेटे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय दूरी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकती। शून्य हो सकती है लेकिन जब वो स्थिर हो, लेकिन बोला है गतिमान। किसी गतिमान वस्तु की जो दूरी होती है, उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, धनात्मक होगा। ऋणात्मक तो कभी हो ही नहीं सकता किसी भी बॉडी के लिए, ये आपको याद रखना है। किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखना। धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अच्छे से समझ लिया था। पॉइंट नंबर 5 देखें बेटे, दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। कोई भी 2-4 आपसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, लिख देंगे बेटे। दूरी समय के साथ कभी घटती नहीं है। जब तक गाड़ी चलाते रहोगे, इधर भी चला लो उल्टा सीधा, कभी भी डिस्टेंस हमेशा, दूरी का मान बढ़ता चलेगा। आ गया समझ में? तो दूरी कभी भी समय के साथ घटती नहीं है, लेकिन विस्थापन का मान समय के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर आप जा रहे थे इधर, वापस लौट के आगे, तो विस्थापन का मान घट जाएगा। ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये सिर्फ बढ़ेगी, ये कभी नहीं घटेगी। क्लियर है बेटे? ये टेबल फॉर्म में आपको याद रखना है। देखो बेटे, ये तो हो गया आपके थ्योरी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब थोड़ी सी क्या करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो ही फिजिक्स आपको समझ में आएगी बेटे।
देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बेटे। पहला एग्जाम्पल है मधुमक्खी का छत्ता, देख रहा होगा बेटा, क्या देख रहा है इसमें? एक मधुमक्खी छत्ते से उड़ती है और 2 मीटर की दूरी तय करती है। ये मधुमक्खी का छत्ता है, हाई बोलते हैं बेटे इसको, और हनी बी को बोलते हैं मधुमक्खी। फिर थोड़ी इंग्लिश भी समझ लेंगे। एक मधुमक्खी छत्ते से उड़ती है और 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहां से लेके यहां तक ये इसका प्रारंभिक बिंदु है छत्ता, ठीक है बेटे। ये है आपकी 2 मीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है बेटे? ये 2 मीटर की डिस्टेंस दूरी है भाई। 2 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वापस लौटकर छत्ते में आ जाती है। इधर से घूम के वापस यहीं आ जाती है बेटे, इसी जगह पे आ जाती है। ये भी कितना हो गया बेटे? ये भी आपका 2 मीटर हो गया, लेकिन दिशा बदल गई। पहले इधर गई थी प्लस एक्स एक्सिस में, फिर वापस किधर आई बेटे? माइनस एक्स एक्सिस में आ गई बेटे। ये याद रखना, जिस जगह से गई थी लौट के वापस मधुमक्खी अपनी जगह पे ही आ गई। तो एक बात बताओ बेटे, आपकी जो डिस्टेंस का मान है, डिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा बेटे? कितना गई थी बेटे? वो 2 मीटर। टोटल पास लें 2 मीटर, प्लस आते वक्त कितना आई थी बेटे? वापस भी 2 मीटर ही आना पड़ेगा भाई। तो टोटल कितना हो गया बेटे? 4 मीटर। तो पहला आंसर तो हो गया बेटे, डिस्टेंस कितना? 4 मीटर आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटे? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटे? जिस जगह से गई थी वापस उसी जगह पे जब आ जाती है तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? अगर ये +2 है तो इसको -2 में आना जाता है बेटे। ये आपका +2 मीटर है, तो वापस आते वक्त दिशा बदल गई तो -2 मीटर माना जाएगा। तो टोटल विस्थापन का मान कितना हो गया? 0 हो गया बेटे। क्लियर है यहां तक? तो जिस जगह से मधुमक्खी गई थी वापस वहीं आ गई तो विस्थापन कितना हो गया बेटे? 0 हो गया। और आपकी जो दूरी है वो डबल हो गई, 2 + 2 4 मीटर। समझ आया बच्चा कि नहीं आया बताओ? क्लियर है? अरे छोटी छोटी चीजें यार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चित्रानुसार एक कण वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। एक वृत्ताकार पथ, अर्धवृत्त पे चल रहा है ना बेटा, सेमी सर्कल है बस। यहां से ए से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और कहां पहुंच जाता है बेटा? वो बी तक पहुंच जाता है। ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु को क्या बोलते हैं बेटे? इनिशियल पॉइंट। एक ही बात है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? प्रारंभिक बिंदु। और ये क्या कहलाता है बेटे? फाइनल पॉइंट कहलाता है। फाइनल पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटे? अंतिम बिंदु, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, ये इसको अंतिम बिंदु बोलते हैं। तो यहां से जाके यहां गया। अब सबको पता है बेटे अर्धवृत्त हो गया है, तो अर्धवृत्त जब जाता है तो ये परिधि का मान टोटल कितना होता है? 2πr। ये तो आधी परिधि ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा? आधी परिधि क्या कर रहा है बेटा? ये चल के जा रहा है। तो बताओ दूरी का मान कितना हो गया बेटे? डिस्टेंस, डिस्टेंस का मान हो जाएगा बेटे 2πr। तो परिधि होती टोटल, ये आधी परिधि कवर कर रहा है बेटे, 2πr बटे 2। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटे? ये आ गया πr। पहला आंसर आ गया, ये πr आंसर आ गया। अब पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटे? ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है। तो यहां से लेके यहां तक का जो सीधा दूरी होगी ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है बेटे? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? r त्रिज्या और r त्रिज्या, टोटल कितना हो गया बेटे? ट्वाइस ऑफ r, डबल हो गया बेटे त्रिज्या का। दिस इज द आंसर। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा वृत्ताकार पथ का तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं बेटे। वर्क दे रहा हूं बेटा, अभी क्लास का टाइम हो रहा है तो ये आपका होमवर्क हो गया भाई। ये होमवर्क है और अगली क्लास के अंदर आपको क्या करके लेके आना है? क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपकी बच गई है, ये CPP नंबर 2 कवर करके लानी है भाई घर से।
इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े इजी इजी क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठवां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको सीपीपी के अंदर करके लाने हैं बेटे, ठीक है। आज हम यही क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।